अनामिका बहुत गरीब परिवार की लड़की थी। उसकी माँ बचपन में उसे पैदा करते समय ही चल बसी थी, जिसके बाद उसके पिता जगमोहन ने उसकी देखरेख के लिए दूसरी शादी कर ली। लेकिन अनामिका की सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, जिसकी वजह से अनामिका बहुत ज्यादा परेशान थी। अनामिका अक्सर अपने घर के गार्डन में नए नए पौधों को लगाया करती थी। एक दिन उसने एक अनार का पौधा लगाया, क्योंकि उसे अनार बहुत पसंद थे। जिस दिन मेरा अनार का पेड़ बड़ा हो जाएगा उस दिन मैं अनार खाऊंगी। अब तो मुझे इसके बड़े होने का इंतजार है। तभी एक आवाज आती है। अरे अनामिका, कहाँ मर गई? जब देखो ये लड़की यहाँ वहाँ घूमती रहती है। इसे घर के कोई काम से मतलब नहीं। आज तो मैं इसकी अच्छे से खबर लूंगी। हे भगवान, ये क्या? माँ तो बहुत जोर से चिल्ला रही है। मुझे जल्दी जाना होगा। अनामिका अपने अनार के पेड़ को पानी देकर वहां से चली जाती है। जैसे ही मधु अनामिका को आते हुए देखती है, वो झाड़ू उठाती है और अनामिका को मारना शुरू कर देती है। अरे करमजली कलमुही, तुझे घर के काम नहीं दिखाई देते? जब देखो यहाँ से वहाँ घूमती रहती है। अरे क्या कर रही थी सुबह से तू? माँ, मुझे मत मारो, मुझे बहुत जोर से लग रही है। मैं तो बस यही गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी। जब देखो गार्डन में पौधों को पानी देती रहती है। अरे घर के काम कब करेगी? ठीक है माँ, मैं अभी जाकर सारे काम कर लेती हूँ। ऐसा कहकर अनामिका रोते हुए घर के अंदर जाती है और घर के काम करने लगती है। देखते ही देखते अनामिका सभी काम निपटा देती है। जैसे ही वो रसोई में जाकर खाना बना रही होती है, उसके हाथ से एक कांच का बर्तन जमीन पर गिरकर टूट जाता है, जिसकी आवाज सुनते ही मधु किचन में आती है और कांच का बर्तन टूटा हुआ देख तुरंत अनामिका का कान पकड़कर कहती है। अरे तुझे दिखाई नहीं देता क्या? तेरे हाथ टूट गए हैं। तेरे हाथों से कांच का बर्तन नहीं संभाला गया। माँ, गलती से मेरे हाथ से बर्तन गिर गया। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया माँ। जब देखो गलती पर गलती करती रहती है। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। मधु अनामिका को 2-4 थप्पड़ मारती है और फिर वहां से चली जाती है। माँ, काश आज आप मेरे साथ होती तो मुझे ये सब देखना न पड़ता। मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझे भी अपने साथ ले जाती तो अच्छा होता। अनामिका बहुत तकलीफ में होती है, लेकिन उसके पिता शहर में काम करते थे, इसलिए वो कभी अपनी बेटी की खैर खबर ले ही नहीं पाते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और अब अनामिका बड़ी हो जाती है, लेकिन मधु का व्यवहार जरा भी नहीं बदलता। साथ ही साथ अनामिका का अनार का पेड़ भी बड़ा हो जाता है। अनामिका का कोई दोस्त नहीं होता और वो जब भी उदास होती तो अपने अनार के पेड़ के पास आकर उससे बातें करने लगती। एक दिन अनामिका रोते हुए अपने अनार के पेड़ से कहती है। मेरे प्यारे पेड़, काश कि मैं पैदा ही न हुई होती तो शायद सब कुछ ठीक होता। माँ के बदले काश मुझे ही मृत्यु आ गई होती। बेचारी अनामिका बहुत परेशान थी। वहीं दूसरी तरफ मधु घर में आराम से टीवी देख रही थी कि तभी एक कुरियर वाला दरवाजा खटखटाता है, जिसके बाद मधु दरवाजा खोलती है और कुरियर ले लेती है। अरे ये कुरियर तो अनामिका के नाम का है, लेकिन कोई उसे कुरियर क्यों भेजेगा? जरा मैं भी तो देखूं इसके अंदर क्या है। जैसे ही मधु लिफाफे को खोलती है, उसके अंदर एक पेपर होता है, जिसके अंदर लिखा होता है। मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे हालचाल नहीं ले पाता, क्योंकि दूर रहकर तुम्हारे लिए कमाना भी बहुत जरूरी है। आशा करता हूँ कि तुम ठीक होगी, इसीलिए तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ। जैसे ही तुम 18 साल की हो जाओगी, मेरी सारी प्रॉपर्टी और जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी। इस बात को अपने तक रखना। लेटर पढ़ते ही मधु की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो अपने मन ही मन कहती है। इसका मतलब मुझे तो केवल इस घर में काया के नाम पर लेकर आए थे, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मैं इस अनामिका को मार दूंगी और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। उस दिन मधु पूरे दिन अनामिका के साथ बहुत अच्छे से रहती है और उसे कुछ नहीं कहती। जैसे ही धीरे धीरे रात होती है, अनामिका अपने कमरे में सोने चली जाती है। सोते हुए वो अपने आप से कहती है। आज का दिन तो बहुत अच्छा था। माँ ने मुझसे बहुत अच्छे से बात की। लगता है अब वो मुझे समझने लगी है। ऐसा सोचकर अनामिका सो जाती है। अनामिका के सोते ही मधु उसके कमरे में आती है। बेचारी अनामिका प्रॉपर्टी के चक्कर में अपनी जान से जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तुम्हारे अगले जन्म में वो मुझे तुमसे बिल्कुल ना मिलाए। ऐसा कहकर मधु तकिए से अनामिका का मुंह दबा देती है और उसे जान से मार देती है।
जिसके बाद वो उसकी लाश को उसके अनार के पेड़ के पास दफना देती है। ये हुई ना बात, अब सारी प्रॉपर्टी मेरी हुई। मधु वहां से चली जाती है, जिसके बाद अनामिका मरने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाती और वो एक बहुत भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। अरे मेरी ही सौतेली माँ मेरी जान की दुश्मन निकली। इसने तो पलक झपकते ही मुझे मार दिया। पहली बार इनका अच्छा व्यवहार देखकर मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन इसके अच्छे व्यवहार के पीछे इतना बड़ा कारण होगा मैंने ये कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी और इसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। उस दिन के बाद से चुड़ैल अपने अनार के पेड़ पर रहना शुरू कर देती है। अनामिका का अनार का पेड़ काफी बड़ा था और उस पेड़ पर उसने एक झूला भी लगा रखा था। एक दिन मधु पानी पीने के लिए अपनी रसोई में जाती है। जैसे वो पानी पीती है, उसे खिड़की के बाहर अनार के पेड़ का झूला अपने आप हिलता हुआ दिखाई देता है। अरे ये क्या, ये झूला ऐसे ही हिल रहा है? कहीं कोई मेरे घर में घुस तो नहीं आया? एक बार बाहर जाकर देखती हूँ। मधु जैसे ही अनार के पेड़ के झूले के पास आती है, वो झूला अपने आप रुक जाता है। तभी अनार के पेड़ से अनार नीचे गिरने लगते हैं। अरे वाह, क्या बात है, कितने लाल लाल अनार हैं। बेचारी अनामिका तो चली गई, लेकिन उसका लगाया हुआ अनार का पेड़ यहीं रह गया। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं इसका फायदा उठाऊंगी। ऐसा सोचकर मधु अनार उठाती है और खाने के लिए ले जाती है। जैसे वो रसोई में जाकर अनार काटती है, अनार के अंदर से खून निकलने लगता है, जिसे देखते ही मधु बहुत ज्यादा डर जाती है। ये सब क्या है? इस अनार के अंदर से खून कैसे निकल सकता है? तभी उसके घर में एक भयानक आवाज गूंजने लगती है। अगर तू मेरे अनार के पेड़ के अनार खाएगी तो हर एक अनार के अंदर से ऐसे ही खून निकलेगा। मधु बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद वो रसोई से भागते हुए सीधा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाती है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? ऊपर वाले मेरी रक्षा कर। मधु अपनी आंखें बंद करती है और सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, मधु सबसे पहले एक पंडित के पास जाती है और उन्हें सब बता देती है। जिसके बाद पंडित उसके साथ उसके घर आ जाते हैं और घर के चारों कोने में पवित्र गंगा जल छिड़ककर घर का शुद्धिकरण करते हैं। तभी उन्हें कुछ महसूस होता है। क्या तुम्हारे घर के आसपास अनार का पेड़ है? हाँ, मेरे घर के गार्डन में एक अनार का पेड़ है जो मेरी सौतेली बेटी ने लगाया था। पंडित तुरंत अनार के पेड़ के पास जाता है और अपने मन में एक मंत्र का जाप करता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पंडित के मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल पेड़ के अंदर से बाहर निकलती है और पंडित से कहती है, क्यों रे पंडित, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, जो अपनी मौत को दावत देने के लिए यहाँ चला आया? देख चुड़ैल, तू इस पेड़ पर क्या कर रही है? तू मर चुकी है, इसलिए अब इस अनार के पेड़ को छोड़कर चली जा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक मैं इस मधु को नहीं मार देती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन तुझे इस औरत से क्या दुश्मनी है जो तू इसे मारना चाहती है? चुड़ैल पंडित को अपने साथ हुए अत्याचारों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर पंडित को बहुत अफसोस होता है। वहीं दूसरी तरफ मधु को भी अपनी गलती का पछतावा होने लगता है और वो तुरंत चुड़ैल से कहती है, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। मैं अपनी गलती का पछतावा करने के लिए कहीं दूर चली जाऊंगी। देखो, अब तो इस औरत को अपनी गलती का पछतावा है, इसलिए इसे माफ करो और यहाँ से चले जाओ। पंडित के समझाने पर चुड़ैल उसकी बात मान लेती है और अनार के पेड़ को छोड़कर वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है।